तो हम लोग जो जिस टॉपिक पर बात शुरू की थी, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो है वो हमारी क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, और उससे रिलेटेड कई सारे इशू। आप लोग आ चुके हैं? गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस किया है अभी तक कि एटमॉस्फेयर क्या है। ये एक हेटेरोजेनस गैसियस कवर है, या एनवलप भी कह सकते हैं, ऑफ द अर्थ। और इसके लिए हमने कहा था कि इसका एक बड़ा सा इमेज यहां बना के दिखा दिया। अगर ये अर्थ है तो इसके चारों ओर यहां ये एक गैसियस एनवलप है, इसमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब हमें मिलते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर को हेटेरोजेनस कहा गया। ये केवल एक ही जैसे पदार्थ से निर्मित नहीं। ओके, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इसे कौन गवर्न करता है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर, इसकी अपर लिमिट, ट्रोपोपॉज सेकंड, स्ट्रेटोस्फियर एंड इट्स अपर लिमिट इज स्ट्रेटोपॉज थर्ड, मेसोस्फियर अपर लिमिट इज मेसोपॉज फोर्थ, आयनोस्फियर ऑब्लिक थर्मोस्फियर एंड अपर लिमिट इज आयनोपॉज फिफ्थ। इसका कोई पॉज नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, दिस इज द एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने लेयर्स को डिस्कस किया था। इसमें कुछ लेयर्स भी बात कर ली थी, जैसे ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या है? इसे हम लोग कन्वेक्शन जोन या वेदर जोन कहते हैं। इट रिसीव्स द हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, ये इसकी विशेषता है। वार्म एयर राइजेस अप, और गर्म हवा सतह से ऊपर की ओर उठती है बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सरफेस एंड रिटर्न्स आफ्टर कूलिंग। तो इस तरीके से अगर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से ये वार्म एयर ऊपर उठती है और ठंडी होकर के नीचे लौटती है। तो रिलेटिवली लौटती हुई एयर ठंडी और भारी होती है, और नीचे से जाने वाली एयर वार्म होती है और हल्की होती है। जहां तक ये एयर उठती है, इट्स अपर मोस्ट लिमिट, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ये छोप सीमा कही जाती है, यानी छोप सीमा की जो ऊंचाई है वो इस पर निर्भर करती है कि सरफेस का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर ऑफ सरफेस, पृथ्वी की सतह का तापमान कितना है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बदल जाता है दो तरीके से। तो टेम्परेचर चेंजेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ विद द चेंज इन लैटिट्यूड, अगर अक्षांश मान बदल जाए। दूसरा, चेंज इन सीजन, या ऋतु बदल जाए। अगर लैटिट्यूड बदलते हैं तो हम लोग जानते हैं हाई लैटिट्यूड पर लो टेम्परेचर होता है, तो फिर एयर कम गर्म होगी, कम ऊपर जाएगी। यही कारण है कि ट्रोपोपॉज की ऊंचाई एक तो लैटिट्यूड के हिसाब से बदलती है और दूसरा सीजन के हिसाब से बदलती है। तो फिर हमें एक एवरेज लेना पड़ता है। कितना एवरेज लिया यहाँ जीरो से, दिस एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। आपको अभी रिकॉल हो गया होगा। इतनी सारी बातें हम लोग यहाँ कर चुके हैं। गर्म एयर ऊपर जाती रहती है, नीचे आती रहती है, इसीलिए ये मिक्सिंग जोन है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। साइंस में इसे हम लोग जोन ऑफ कन्वेक्शन कहेंगे, संवहन का क्षेत्र है ये सारी बातें हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज वेरीज विद द लैटिट्यूड्स एंड द सीजन। ऑल वेदर फिनोमेना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे यहाँ से जब एयर ऊपर उठेगी तो क्लाउड्स बनते हैं। यही क्लाउड्स जब और ऊपर उठ जाते हैं तो और ठंडे होंगे, और इनमें जो भी मॉइस्चर भरा हुआ है वो मॉइस्चर टप टप बूंदों के रूप में नीचे आता है। तो ये बादल, वर्षा, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सारी गतिविधियां जिस स्फीयर में होती हैं एयर के, उसी स्फीयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ओके, हम लोग इन सारी बातों को कर चुके हैं। इसके बाद जिस पर डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। और स्ट्रेटोस्फियर के लिए हमने कहा था कि नीचे आपने ये अर्थ सरफेस बना लिया, ऊपर यहाँ ये ट्रोपोपॉज बना ली, और ट्रोपोपॉज जानते हैं इक्वेटर की ओर ऊंची और पोल पर नीचे रहती है। इसके बाद आपने यहाँ 50 किलोमीटर की हाइट पर स्ट्रेटोपॉज बना लिया। तो इस लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसे डिस्कस कर चुके हैं। केवल रेफरेंस में बना के इसको छोड़ देंगे, इसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे। ये है स्ट्रेटोस्फियर का दूसरा नाम जो है वो स्फीयर ऑफ ओजोन भी कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर कहते हैं। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग देखें तो करीब 25 किलोमीटर की हाइट से ये 50 किलोमीटर हाइट है। कहाँ से? सी लेवल से। ये 25 किलोमीटर हाइट है। यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में ओजोन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स डेंस स्टेट में यहाँ एक दूसरे से सटे हुए मिलते हैं। ये नेचुरल सिस्टम था, लेकिन जैसे ही इसे हम नीचे आने लगते हैं, अब ओजोन विरल होने लगती है, रेयर, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप बढ़ने लगते हैं।
ऐसे ही इसके ऊपर भी बढ़ने लगा। यानी क्वेश्चन ये बनता है कि स्ट्रेटोस्फीयर को, जिसे हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर, यहां पर हमें किस हाइट पर ओजोन लेयर मिलती है, तो दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ये प्री का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर हमें किस हाइट से किस हाइट तक मिलती है। अब हम लोग सिंपल सा बता देंगे, ओजोन लेयर इज फाउंड बिटवीन द हाइट 25 to 50 किलोमीटर। व्हाट इज द ओजोन लेयर, अब किसी ने पूछा, इसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो वेयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन आर क्लोजली एसोसिएटेड, a close association of molecules of ozone, ओजोन के मॉलिक्यूल जहां बहुत पास पास हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ओजोन लेयर नाम दे देते, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। तो दिस वन इज द ओजोन लेयर, इसे हम ओजोन परत कहेंगे क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स काफी पास पास है। ये हो गए। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है और इसकी यूनिट क्या है, ओजोन की थिकनेस की या लेयर की मोटाई नापने की। यूनिट ऑफ ओजोन थिकनेस, ओजोन कितनी घनी है, उसकी मोटाई कितनी है। का सिंपल क्वेश्चन होता है, दिस इज द डॉप्सन। डॉप्सन कहते हैं, अगर आपसे प्री में ये पूछा जाए कि ओजोन की मोटाई हम किस में व्यक्त करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन, सिंपल आंसर इज द डॉप्सन। डॉप्सन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, आफ्टर हिम द यूनिट हैज बीन गिवन। व्हाट इज डॉप्सन, इट इज वेरी इजी। तो डॉप्सन बहुत आसान है। डॉप्सन क्या है, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन 1 cubic mm ऑफ एयर, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन 1 cubic mm ऑफ एयर, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल 1 cubic mm, यानी कि आयतन होता है क्यूबिक mm या क्यूबिक cm या क्यूबिक मीटर। तो इन्होंने, अब गैसेस है, एटॉमिक गैसेस है तो बहुत हल्की छोटी होती है, तो इसके लिए इन्होंने वॉल्यूम की यूनिट क्या ली, 1 cubic mm लिया। अब मान लो अगर किसी 1 cubic mm में 100 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है तो इट इज कॉल्ड 100 डॉप्सन। इसे हम क्या कह देंगे, 100 डॉप्सन कह देंगे। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज 100 डॉप्सन, 100 डॉप्सन क्या है, मींस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन आर प्रेजेंट, 100 molecules of ozone are present in 1 cubic mm of air। अगर एयर में 1 cubic mm में 100 मॉलिक्यूल हैं किसके, ओजोन के, तो इसे हम 100 डॉप्सन कहते हैं। किसी ने कह दिया कि व्हाट इज द 60 डॉप्सन, 60 डॉप्सन मींस 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन 1 cubic ऑफ एयर, कुछ भी कह दे, कोई 200 कह दे। अब बात आती है व्हाट इज द ओजोन होल। ओजोन होल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो किसे हम ओजोन होल कह देते हैं। तो हमने कहा कि ये मान लो ओजोन लेयर है, इसे हमने ओजोन लेयर कहा। ओजोन लेयर इसलिए कहा क्योंकि यहां ओजोन के मॉलिक्यूल्स बहुत घने हैं, यहां काफी कम है, यहां फिर घने हैं। तो ये जो एरिया है द रेयर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट, इसी एरिया को तो हम लोग ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल होने के लिए ये तय हो गया कि तभी होगा जब थिकनेस ऑफ ओजोन कितनी हो, लेस देन 60 डॉप्सन। अगर 60 डॉप्सन से ओजोन कम हो गई है तो इट मींस वहां क्या है, ओजोन होल है। इन सभी एरिया में जो थिकनेस है वो मोर देन 60, 80 कुछ भी हो सकती है। दिस इज द लेयर ऑफ ओजोन। आसान कंसेप्ट है ये, बस थोड़ा पढ़ते चले तो हमें प्रीलिम्स के अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही मिलते चले जाते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने यहां जो डिस्कस किया वो ये। अब इसे क्यों हमने ओजोन स्फीयर कहा, क्योंकि यहां फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन टेक्स प्लेस इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए कैसे होती है। ये मान लो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को साइंस वाले जो लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो कहेंगे ओ डबल बॉन्ड ओ। ये है, ये बाकायदा एयर में है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इधर आपने देखा कि सन से बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज चली आ रही है, वो इतनी महीन होती हैं, शॉर्ट वेव कहा जाता है इनको, यूवी रेज। ये इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, इनकी जो हाई एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो अब इसका परिणाम क्या होता है, ये दोनों ऑक्सीजन ज्यादा जोश में आ गई, ज्यादा इन्हें एनर्जी मिल गई, तो ये ऑक्सीजन अलग अपनी एनर्जी लेकर, ये अलग, जैसे एक साझे की दुकान थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, पार्टनरशिप थी इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों लोगों को गुस्सा बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, पार्टनरशिप टूट गई। अब ये क्या हो गए, दोनों अलग हो गए, मुक्त हो गए। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इन्हें हम फ्री रेडिकल्स ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे।
ये बन गया। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर एक और ओजोन, सॉरी एक और ऑक्सीजन है, वो ये दूसरा ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, ये टहल रहा है, इसकी भी स्थिति यही होगी, O डबल बॉन्ड O। अब इनमें से एक यहाँ पहुंचता है, नंबर 1, नंबर 2, 2 बन गए थे ये इनके पास आया और इसके पास बोला हमारे पास पैसा है, एनर्जी है, आप लोगों को हम बराबर बांट देते, आप लोग हमसे जुड़ जाइए। अब क्या बन जाएगा, O O O, ये हो गए 3 ऑक्सीजन आपस में मिल गए। इसी के साथ अब आपने देखा तीसरा, इसे कंप्लीट कर दे, थोड़ा सा बस समय लगेगा। एक और ऑक्सीजन है, इसके साथ भी यही होता है, दूसरा वाला ऑक्सीजन यहां आ गया, इसने भी अपनी एनर्जी बांट दी, ये लो बॉन्डिंग बना दी। हमें कितने ओजोन मिले अब हम काउंट कर लें, एक ओजोन ये मिला, एक ओजोन ये मिला, ऑक्सीजन हमारे कितने इन्वॉल्व हुए, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी टोटल ऑक्सीजन एटम 6। तो इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं फार्मूले में 3O2, साथ में अल्ट्रावायलेट रेज, यहाँ यूवी रेज लिख दिया और 2O3 बना दिया। यही इक्वेशन हम लोग बचपन से साइंस में पढ़ते चले आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन सिंथेसिस। ये है इसका अपना सीधा कंसेप्ट। अब आप लोगों को ये बहुत इजी फॉर्म में मिल गया, हमेशा आपको याद रहे। क्लियर, यू पीपल गॉट इट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ओजोन फॉर्मेशन। इट अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है बिकॉज़ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड सफिशिएंट एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज अवेलेबल। ना तो ऑक्सीजन की कमी है वहां और ना ही अल्ट्रावायलेट रेज की कमी है, इसलिए ये काम यहां पर होता है। हम लोगों ने यहां पर अभी जो देखा कि क्या नाम दिए थे, डॉप्सन जी सीख गए। स्ट्रेटोस्फीयर को हमने एक नाम और दे दिया है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। हम स्ट्रेटोस्फीयर को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं, यानी कि मोतियों जैसे बादल हमें वहां मिल सकते हैं। तो जनरली माना क्या जाता है कि देयर इज नो क्लाउड अबव द ट्रोपोस्फीयर। दिस इज द बेसिक रूल। नो वाटर वेपर, नो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर कैन गो अबव द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के ऊपर कोई जल का मॉलिक्यूल नहीं जाता, तो फिर ये क्लाउड हमें स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे मिले? बहुत आसान है, देखते हैं जरा इसको। हम लोग इतना जानते हैं कि ये रहा अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, दीज आर द वाटर बॉडीज। यहाँ पर लाइफ है, यहाँ फोटोसिंथेसिस चल रही है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन और वाटर वेपर सभी रिलेट होते हैं। ऊपर गए तो हमने कह दिया कि ये क्या है, ट्रोपोपॉज। ये कब है ट्रोपोपॉज? तो ट्रोपोपॉज इन द समर सीजन, ये ग्रीष्मकाल में ट्रोपोपॉज की ऊंचाई है। अब मान लो सर्दियां आ गई, तो सर्दियां आते ही सरफेस कूल होगा, और जब सरफेस कूल होगा तो ट्रोपोपॉज कहां आ जाएगी? नीचे। नाउ दिस इज द ट्रोपोपॉज इन विंटर सीजन। समर में जमीन खूब गर्म होती है और बहुत सारी वाटर वेपर ऊपर तक जाती है, ये हम लोगों को याद होगा। सपोज दैट दिस इज द वाटर वेपर मूविंग अप टू ट्रोपोपॉज, क्योंकि ये समर सीजन है। लेकिन विंटर में अब ट्रोपोपॉज नीचे आ गई, ये ट्रोपोपॉज हो गया, और ऊपर यहाँ 50 किलोमीटर की हाइट पर स्ट्रेटोपॉज है। ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। पहले यही टेम्परेचर ट्रोपोपॉज पे 0 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर था। अब ट्रोपोपॉज विंटर में नीचे आ गई, तो अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा दे विल चेंज इनटू द आइस क्रिस्टल्स। अब ये आइस क्रिस्टल में बदल जाएंगे। अब जब इन आइस क्रिस्टल पर सनरेज पड़ेगी तो अब ये सनरेज बहुत तेजी से चमकती है, तो आइस क्रिस्टल्स शाइन एज पर्ल्स। कब? व्हेन सनरेज फॉल ओवर। तो जब इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो ये मोतियों की तरह चमकेंगे। आईटीसीजेड भी गर्मी सर्दी में बदलता रहता है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। लेकिन आईटीसीजेड का जो विस्तार होता है वो पृथ्वी की सतह पर है, ये ऊपर है, इतना अंतर है। क्लियर? अब किसी को डाउट? तो इन्हीं आइस क्रिस्टल्स का नाम क्या पड़ गया? तो वी कॉल दीज आइस क्रिस्टल्स एज पर्ल क्लाउड। इन्हीं को हम लोग पर्ल क्लाउड्स कहते हैं, यही मोती बादल है। अब तो मेरे समझ से आप लोग नहीं भूलेंगे, तो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रेटोपॉज, ये स्ट्रेटोपॉज है। तो ट्रोपोपॉज के ऊपर नीचे होने से क्या बनते हैं? पर्ल क्लाउड। पर्ल क्लाउड का मदर किसे कहा जाता है? अगर ये यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ तक ना आता ट्रोपोपॉज तक, तब कभी ये आइस क्रिस्टल में नहीं बदलते और मोतियों की तरह नहीं चमकते। तो द ओजोनोस्फीयर ऑब्लिक स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड द मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। स्पष्ट हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया? स्ट्रेटोस्फीयर देख लिया। इससे रिलेटेड जीएस में हमारी क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से यहाँ से छूटने ना पाए। जब पढ़ाई कर ही रहे तो बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए। हमने ये कहा कि ये ओजोन लेयर है, घनी है, ये यहाँ विरल है, इस लाइन को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ये जो ओजोन यहाँ घूम रही है इक्की दुक्की, इसे हम क्या कहेंगे? नीचे है, ये ट्रोपोस्फीयर में है, लोअर एटमॉस्फेरिक ओजोन।
दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रिवेंट द अराइवल ऑफ यूवी रेज, तो आने वाले यूवी रेज को ये रोक देती है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज कॉल्ड गुड ओजोन। जबकि इसके नीचे अगर हम आ जाए तो ये जो ओजोन है ये अल्ट्रावायलेट रेज से नहीं बनती, यहां पर पॉल्यूटेंट से ऑक्सीजन पहुंचती है फ्री रेडिकल और वो ओजोन बनाती है। तो इस ओजोन को क्या कहा जाता है? लोअर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और बैड ओजोन। ये जो पॉल्यूशन से जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनसे बनती है। तो वी कैन हैव पर्ल क्लाउड वहीं पर होंगे उस जगह पर जहां पर विंटर होगा। मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पर्ल क्लाउड बन गए तो सदर्न में नहीं होंगे क्योंकि सदर्न में समर होता है। और जब हमारे यहाँ उलट जाएगा सीजन तो ज्यादातर हमें पर्ल क्लाउड कहां दिखते हैं? मिड लैटिट्यूड पर दिखते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई बहुत ज्यादा घटती बढ़ती है। अब ये हम लोग जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो ये है गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। बैड ओजोन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से जाने वाले ये लॉन्ग वेव को जो मोटी रेज होती है उनसे ये टकरा के वापस आता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। तो लोअर एटमॉस्फेरिक ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, इसलिए ओजोन को हम ग्रीन हाउस गैस में भी रखते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग इससे आगे वाले स्फीयर पर चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल हम लोगों ने पूरी तरह डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड ये कुछ स्लाइड्स हैं आपके पास नोट्स के फॉर्म में पहुंच जाएगी। नाउ कम टू द मेसोस्फीयर, इसे हम मध्यमंडल कहते हैं। जरा इसको समझना है। तो ये तो थर्मोस्फीयर है जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। यहां पर रेज आती रहती है सन से बहुत तीव्र, यहां हाई टेम्परेचर होता है। तो थर्मोस्फीयर तो सूर्य की निकटता के कारण इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ता चला जाता है। और यहां नीचे देखें तो ट्रोपोपॉज के पास भी टेम्परेचर देखो लगभग ट्रोपोस्फीयर में भी हाई है 20 डिग्री। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर गिरते चले जाते हैं। यहां से टेम्परेचर हम ट्रोपोस्फीयर में है, जब तक हाइट के साथ साथ टेम्परेचर गिरते। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में जब हम गए तो टेम्परेचर लगभग हमें यूनिफॉर्म दिखा। फिर ये ऊपरी भाग में टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि यहां ओजोन फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन फॉर्मेशन के कारण यहां का टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि यहां हम लोग देख चुके हैं क्या उपस्थित है, तो दिस इज द स्ट्रेटोपॉज। और जैसे ही स्ट्रेटोपॉज क्रॉस हुआ तो स्ट्रेटोपॉज से मीजोपॉज तक हमें मीजोस्फीयर मिलेगा। यानी मिस्टर मीजोस्फीयर के पास ना तो अर्थ सरफेस की डायरेक्ट हीट मिल पाती है, उससे भी वंचित रह गए, और ना ही सन से डायरेक्ट हीट मिल पाती है। ऊपर से हीट को एब्जॉर्ब करने वाली गैस बहुत कम है, इसलिए जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरते चले जाते हैं। एज द हाइट इंक्रीजेस, हाइट बढ़ी टेम्परेचर गिर गए, ये देखो -100 की ओर पहुंच जाते हैं। फिर ये जैसे ही अब आयनोस्फीयर में पहुंचे यानी एक्सोस्फीयर में, अब टेम्परेचर और बढ़ते चले गए। यानी कि नीचे की सरफेस से ऊपर तक टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। डेंसिटी लगातार घटती है, प्रेशर लगातार घटता है कंसिस्टेंटली, बट द टेम्परेचर चेंजेस इन डिफरेंट पैटर्न लेयर टू लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की परत दर परत तापमान का जो वितरण है, जो परिवर्तन है वो अलग अलग है। ट्रोपोस्फीयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है, क्योंकि जैसे हाइट बढ़ेगी तो सोर्स ऑफ हीट क्या है ट्रोपोस्फीयर के लिए? अर्थ सरफेस। ये इस अर्थ सरफेस से ये प्राप्त करता है हीट। क्लियर हो गया? तो अब आप लोग इसे अपने घर के एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या, कि जो सबसे छोटा है वो मदर का यानी मम्मी का ज्यादा दुलारा है, और जो सबसे बड़ा है वो पिता का बहुत दुलारा है। तो उसे पिता से पैसे एनर्जी मिल गई, इसको मम्मी से एनर्जी मिल गई। मझले भैया सबसे ठंडे हैं, ना तो पिता से पाए ना मदर से पाए। दैट्स व्हाई जो मझला मंडल है, मीजोस्फीयर है, वो कैसा है बताइए? बीच का है। तो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर रिसीव द डायरेक्ट हाई एनर्जी फ्रॉम सन, while the lower part of atmosphere receive the energy from the earth's surface, but the middle one get divided from the both sources of heat, the sun and earth. That's why it is cool. सबसे ठंडा मंडल यही। और यहाँ पर मैटर जो पदार्थ है वो ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। तो नोट्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता चला जाता है। इट लाइज बिटवीन स्ट्रेटोपॉज एंड मीजोपॉज, इसके बीच मिलता है। तो इस लाइन को हम लोग स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, इसको हम मीजोपॉज कहते हैं। तो उसी के बीच है, तो ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच रहता है। इट कंटेन्स द स्मॉल मास इन लार्ज वॉल्यूम। ऊपर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन मास कम है। ज्यादातर मास अर्थ की ग्रेविटी और सेंटीपीटल के कारण कहां भरा रहता है? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। तो 20 किलोमीटर तक अर्थ के वायुमंडल का लगभग 90% मास रहता है। ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां पर बड़े हम लोग को देखा, यहां एक तो हीट को रिसीव करने वाला बहुत कम मैटर है, ऊपर से सोर्स ऑफ हीट भी डायरेक्ट रही है, इसीलिए सबसे जो ठंडी पॉस है एटमॉस्फेयर की, तो मीजोपॉज इज द कोल्डेस्ट पॉस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडी पॉस कौन सी है? मीजोपॉज। तो एज पर द सैटेलाइट ने जब इसका डेटा लिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ टेम्परेचर -117 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। तो अभी तक जो लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है मीजोपॉज का वो -117 डिग्री सेल्सियस सैटेलाइट ने ये किया है। क्लियर? तो इस तरीके से कंसिक्वेंटली स्मॉल मास इन लार्ज वॉल्यूम, कंसिक्वेंटली डेंसिटी एंड एयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। यहाँ घनत्व और वायु दबाव बहुत कम हो जाते हैं। द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मोस्फीयर से जो बची हीट इसे मिलती है, becomes incompetent to keep it warm। तो थर्मोस्फीयर से जो मिली हीट वो इसे गर्म रखने में सक्षम नहीं है। दैट्स व्हाई इट हैज द लो टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो 0 से लेके -100 तक होता है।
-100 डिग्री सेल्सियस की लाइन ही द अपर लिमिट ऑफ द मीजोपॉज। आफ्टर क्रॉसिंग द मीजोपॉज, जैसे ही मीजोपॉज क्रॉस हुआ तो अब शुरू हो जाएगा आयनोस्फीयर, आयन मंडल। ये है। तो यहां अगर हम लोग देखें तो जैसे ही मीजोपॉज क्रॉस हुआ, ये है मीजोपॉज एट द हाइट ऑफ अबाउट, ये हम लोग ऐसे कहें, ये मीजोपॉज एट द हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके ऊपर ये आयनोपॉज है जिसमें ये सनरेज आ रही है, सनरेज। अब आपको काफी विजिबल हो गया होगा। और मोस्टली ये सनरेज कौन सी होंगी? जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो हाई एनर्जी वेव को हम लोग शॉर्ट वेव कहते हैं। अब इतनी ऊंचाई तक केवल हल्की गैसें ही पहुंच पाती है। ये हल्की गैसें शॉर्ट वेव से एनर्जी लेकर के आयंस में बदल जाती है, जिसकी कई लेयर हैं। तो सबसे निचली लेयर ये डी लेयर कही जाती है, इससे ऊपर ये ई लेयर कही जाती है, इससे ऊपर ये एफ लेयर कही जाती है, ई एफ लेयर्स। तो एक तरीके से आयन मंडल को हम लोगों ने यहां पर जरा देखें क्या लिखा है। द जोन ऑफ हाई टेम्परेचर, ये अत्यधिक ऊंचे तापमान का क्षेत्र है। इट लाइज अबव द मीजोपॉज, मीजोपॉज मींस 80 किलोमीटर टू द हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। यानी यहां पर ये जो हाइट होगी, यहां से अगर हाइट ले लें हम लोग, तो ये जो हाइट होगी वो लगभग 80 किलोमीटर होगी। और कहां तक ये जाती है? तो ये टू अबाउट 400 किलोमीटर तक। तो ये यहां से लेकर के यहां तक हमें मिलता है 80 से 400 किलोमीटर तक ये हमें आयनोस्फीयर मिलता है। अब इतनी ऊंचाई पर केवल हल्की गैसें ही पहुंच सकती है। Only the light gases can reach up to this height. They change into ions because of high temperature. जो ऊंचे तापमान के कारण आयनों में बदल जाती है। That's why it is called ionosphere. That's why it is called ionosphere. इसीलिए इसे हम आयन मंडल कहते हैं। Cause of high temperature is very high insolation. बहुत अधिक सूर्य तप सूर्य से यहाँ पहुंचता है। Very high insolation falling from the sun because of its closeness with the sun. तो ये सूर्य के निकट होगा। यहाँ अगर सूर्य है तो सूर्य से आने वाली रेज यहाँ सीधी पहुंच जाती है। इसीलिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। आयनोस्फीयर का दूसरा नाम हम लोग इसीलिए थर्मोस्फीयर भी रखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फीयर। हम तापमंडल भी कहते हैं। अब बात आती है इसकी अपनी कुछ पहचाने हैं। जैसे यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि कोई बैठ के रेडियो सुन रहा है, ये ट्रांसमीटर है। तो आयन मंडल में इलेक्ट्रिकल वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है। तो यहां अगर देखा जाए तो इन द 1927 सर एडवर्ड एप्लीटन, क्या नाम है इनका? एडवर्ड एप्लीटन नेम्ड दैट कंडक्टिंग लेयर, इन्होंने नाम रख दिया इनको रेडियो के सिग्नल्स को वापस भेजने वाली लेयर का, नेम्ड दैट कंडक्टिंग लेयर क्या नाम इन्होंने रखा? इलेक्ट्रिकल लेयर, इलेक्ट्रिकल लेयर, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल लेयर इन्होंने नाम दे दिया। इलेक्ट्रिकल लेयर का ही ई ले लें अगर हम लोग, इसीलिए इस लेयर का नाम ई लेयर पड़ गया। तो ई लेयर नाम किसने रखा? एडवर्ड एप्लीटन ने। और एडवर्ड एप्लीटन के कारण ये ई लेयर कहा गया, इलेक्ट्रिकल लेयर बोला था। बाद में फिर जो इसके नीचे है तो उसे डी लेयर कह दिया गया, और जो उससे ऊपर है उसे एफ लेयर कह दिया गया। तो नीचे ये डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर बन गई। तो कौन सी लेयर स्पेस से रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है? तो दिस इज द ई लेयर। ये ई लेयर है। दिन में ये जो ई लेयर और जो एफ लेयर होते हैं वो उनकी ऊंचाई और मोटाई बदलती रहती है, उतना आप डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब जो मूल चीज यहां देखनी है वो है ऑरोरा। नाम सुना होगा। ये ध्रुव के ऊपर हमें शाइनिंग दिखाई देती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन शाइनिंग दिखाई दे रही है। ये लेयर्स जैसे लगता है ये स्पेस से ये ग्रीन कलर नीचे उतर करके फैल रहा है। इसी को हम ऑरोरा कहते हैं। एक्चुअली दिस इज द ऑरोरा। तो ऑरोरा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनोस्फीयर। आयन मंडल की पहचान क्या है? ऑरोरा है। ऑरोरा के आगे क्या लिख देंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनोस्फीयर। ये आयन मंडल की पहचान है। क्या है ऑरोरा? ऑरोरा इज ग्लोइंग हेलो अराउंड द पोल। एक चमकता हुआ गोल घेरा है इन द थर्मोस्फीयर ऑफ द आयनोस्फीयर। ऑरोरा आयन मंडल या तापमंडल में चमकता हुआ एक गोल घेरा है। तो होता क्या है? तो इन द आयनोस्फीयर आयंस ऑफ द सोलर
विंड, सूर्य से आने वाला जो मास या द्रव्यमान है उसे हम सोलर विंड कहते हैं। कोलाइड विद द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एटम से कॉलिजन करता है एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर से यानी आयन मंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, इनसे ये लड़ते हैं कौन? सोलर विंड। और सोलर विंड अपनी एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस कॉलिजन। और इन कॉलिजन के समय जो ऊर्जा मुक्त होती है, यही ड्यूरिंग द कॉलिजन कॉजेज अ कलरफुल ग्लोइंग अराउंड द पोल इन आयनोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड ऑरोरा। और इसी को हम लोग ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा किसकी पहचान है? ऑरोरा हमें दो मिलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग ऑरोरा बोरियालिस, अगर ऑरोरा बोरियालिस कह रहे हैं तो इट मींस ग्लोइंग हेलो अराउंड द नॉर्थ पोल। तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर हमें एक चमक दिखाई देती है, इसीलिए ऑरोरा को हिंदी में ध्रुव ज्योति भी कहते हैं। ध्रुव के ऊपर ज्योति मींस चमक। एक हो गया ऑरोरा बोरियालिस, तो दूसरा नाम हो गया ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, ऑस्ट्रेलिस। दिस इज द ग्लोइंग हेलो अराउंड द साउथ पोल। ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दो नाम इनके होते हैं। जो पोल जो साइनिंग हमें जिस पोल पर दिखाई दे, नॉर्थ पोल पर है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और साउथ पोल पर है, साउथ पर ऑस्ट्रेलिस और नॉर्थ पर बोरियालिस। मीजोस्फीयर में किसी भी तरीके का कोई क्लाउड नहीं होता, नो स्पेसिफिक क्लाउड, और कोई अभी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। इसलिए मीजोस्फीयर को हमने आपको सुशांत कहा था इग्नोरोस्फीयर। तो वी डोंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट द मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बारे में हमें बहुत ज्यादा सटीक जानकारियां नहीं। इसलिए जरा स्लाइड हम पीछे करें तो हमने उस दिन भी आपको एक नाम दिया था मीजोस्फीयर को। क्या नाम दिया था कि इसके स्टडी, डिटेल स्टडी को मीजोस्फीयर को इग्नोर किया गया है, तो वी कैन से इट एज द इग्नोरोस्फीयर। ये मीडिया ऐसा कहती है और ऑफिशियल नाम नहीं। तो मीजोस्फीयर के बारे में इतनी ही जानकारी है, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही बताया जा सकता। तो यूनिक टाइप ऑफ क्लाउड जो हमें मिले वो कहां मिले? वो यहां मिले, स्ट्रेटोस्फीयर में। एंड दीज यूनिक टाइप ऑफ क्लाउड आर कॉल्ड पर्ल क्लाउड। तो पर्ल क्लाउड का घर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर ये चीज। तो हम लोगों ने यहाँ पर, अब आप लोगों के नोट्स भी बहुत बेहतर बनते चले जाएंगे, कोई भी चीज यहाँ पर छूटेगी नहीं, क्योंकि बीपीएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, इस साल या एक दो साल बाद, ये आइडिया नहीं है, लेकिन इनका लेवल इससे ज्यादा नहीं। इसलिए उस लेवल की चीजें जहां जहां जिस चैप्टर में मिले, हम लोगों का अपना ये फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है कि उसे एक जगह कलेक्ट करके समझ लें, उसके साइंटिफिक आइडियाज जान लें। क्लियर? ओके, नाउ वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो हम लोग अगली स्लाइड की ओर चले। तो ऑरोरा तक डिस्कस कर लिया, अब बचता क्या है? एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर क्या है? तो ये हो गई अर्थ। अब इसके चारों ओर हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर में अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान हमें कहां तक मिला? जहां तक हम नाप सकते हैं, उसके बाद फिर ये बहुत रेयर हो जाता है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड आइनोपॉज। अब आइनोपॉज के बाहर जो है वो मास बहुत रेयर है, नेग्लिजिबल मास। तो इसके बाहर अब जो कुछ भी है तो हम लोग इसका नाम रखेंगे एक्सोस्फीयर। ये है, ये वायुमंडल है। वायुमंडल की अपनी पहचान क्या है? द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। इसकी अपनी खासियत है। क्या क्या खासियत है? नेग्लिजिबल मास है, यहाँ नगण्य द्रव्यमान है, एंड इनफाइनाइट वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा अनंत दूरी तक फैला है। तो मास बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो इट बिकम द रेयरेस्ट मास। जोन ऑफ द रेयरेस्ट मास, यहाँ पर द्रव्यमान दुर्लभतम है। हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? मास। तो यहाँ पर रेज बड़ी सरसराती हुई रेज चली आती है, यहाँ हीट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। आखिर इंसोलेशन कहां से एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, अब आप समझ गए होंगे। दिस इज द आइनोपॉज। इसलिए जब हम आपको सोलर कांस्टेंट पढ़ाएंगे तो सोलर कांस्टेंट यानी सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का मापन हम लोग हीट बजट के लिए कहां पर करेंगे? आइनोपॉज पर। तो द पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द आइनोपॉज इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। तो क्या है ये? एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द आइनोस्फीयर। पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द आइनोपॉज। आइनोपॉज से ऊपर जो कुछ है वही क्या है? एक्सोस्फीयर। यही है एक्सोस्फीयर। ये है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन दिस जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ फ्रिक्शन वगैरह नेग्लिजिबल है। तो अब यहाँ अगर हम लोग अपने सैटेलाइट लगा दें तो सैटेलाइट बड़े आराम से यहाँ पर लंबे समय तक अपना कार्य कर सकते हैं। सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन दिस। सोलर पैनल लगा दे, ये सैटेलाइट हो। अच्छा, पूछ लिया जाता है सैटेलाइट किस स्फीयर में प्लेस किए जाते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड
in this zone of atmosphere. Negligible mass, negligible scattering of light. तो यहाँ लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम हो पाती है, इसीलिए दिस जोन ऑफ डार्कनेस ये डार्क कलर का रहता है, क्योंकि प्रकाश किसी चीज से टकराए और फैले तब तो उजाला फैले, तो यहाँ उजाले की कमी होती है। कहाँ पर? एक्सोस्फीयर में। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये सब कुछ पढ़ लिया, इन सब कुछ समरी कर ले। एक चीज रह जाती है कि यहाँ जाए स्ट्रेटो जोन में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे एयरक्राफ्ट भी यहीं उड़ते हैं। तो एयरक्राफ्ट का जो जोन है वो यही है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में बादल नहीं होते, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है फॉर द एयर नेविगेशन। ये एक पॉइंट हमने लिखे तो दिया था, एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ आपको बता दिया। अब बात जो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आने लगे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से जोड़कर, कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल या वायु का संगठन किस किस से ये मिलकर बना है? तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? तो अर्थ एटमॉस्फेयर किससे बना है? तो एयर और एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द तीन तरह के पदार्थों से ये बना है। गैसेस जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं वायु ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो अगर देखें तो जो दूसरा है हिस्सा वो है डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स के साथ है वाटर वेपर। ये अगर घने हो जाए तो फिर एयर में हमें कुछ साफ साफ नहीं दिखता, तो ये वायु को अपारदर्शी बना देते हैं, मेक द एयर ओपेक। तो एयर कैसा है हमारा? एयर ट्रांसपेरेंट भी है, पारदर्शी भी है, और एयर अपारदर्शी भी। फिर भी अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो कौन कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में है, हमें इसको समझना होगा। तो हल्की भी गैसें और भारी भी गैसेस है। देखिए जरा, तो गैसियस कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम घेरे है वो है नाइट्रोजन। इट ऑक्यूपाई अबाउट द 78.08% ऑफ द वॉल्यूम। कहां तक? अप टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। तो ये जितनी भी गैसेस हैं इनका शेयर है कहां तक? अप टू 100 किलोमीटर हाइट तक, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे हम कह सकते हैं, अप टू 100 किलोमीटर हाइट। ये सब रेशियो निकाला गया है। नाइट्रोजन amount is this, second largest volume is occupied by the oxygen, third argon, then fourth place पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें मिलकर के कुल सभी का टोटल हिस्सा है 0.04%। क्योंकि तीन गैसें यहां हम देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये तीन गैसें अकेले मिलकर के 99.96% ऑफ वॉल्यूम of air is occupied। तीन गैसों ने 99.96% वॉल्यूम ऑफ एयर को ऑक्युपाई कर लिया। ये हैं तीन गैसें। शेष गैसें जो बची उनके हिस्से में मात्र कितना है? 0.04%, मात्र इतना। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद नियॉन का है, सबसे कम जो वॉल्यूम है 100 किलोमीटर की हाइट तक वो किसका है? इट इज ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो वॉल्यूम सबसे कम है, आप जैसे समझना चाहे, ये बार डायग्राम से दिखा रखा है, इतना ज्यादा शेयर नाइट्रोजन का है। ये नाइट्रोजन की हिस्सेदारी है, ये ऑक्सीजन की हिस्सेदारी है, ये आर्गन की हिस्सेदारी है बहुत थोड़ी सी, ये, और बहुत कम नेग्लिजिबल हिस्सेदारी में इतनी सारी गैसेस आती है। ये सारे डेटा है जो एक दो बार आपको देखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग मूव करते हैं वो ये है कि जो गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर है इन्हें हम लोग दो में बांट सकते हैं। ऐसी गैसेस जिनके शेयर जल्दी से बदलते नहीं हैं, परमानेंट गैसेस, और जिनका शेयर समय समय पर जगह जगह पर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, उन्हें हम वेरिएबल गैसेस कहते हैं। तो वी कैन डिवाइड द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू टू पार्ट। हम वायुमंडल की गैसों को दो हिस्से में बांट सकते हैं, परमानेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस। दो हिस्से मिले हमें। जो परमानेंट गैसेस है उनको अगर हम लोग देखें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये हल्की गैसें हैं, इनका सिंबल ये है, देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन। इन सब में हम देखें N2O2 दिख रहा है, H2, इन सब में दो दो एटम है, बाकी में सिंगल एटम है। तो ये बहुत छोटे हैं, और जो बड़ी गैसें हैं जो बदलती रहती है वो दूसरे से क्रिया करती हैं। एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो तीन एटम हो गए यहाँ, एक कार्बन का दो ऑक्सीजन का, दे आर द ट्राइएटॉमिक। यहाँ देखें एक कार्बन चार हाइड्रोजन, तो चार और एक पांच एटम हो गए यहाँ। ओजोन, ऑक्सीजन के तीन एटम, वाटर वेपर, तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो जिनकी मात्रा नहीं बदलती है वो परमानेंट गैसेस हैं। तो अर्थ ये हुआ कि जो परमानेंट गैसेस हैं
कौन सी परमानेंट गैसेस है? दोज गैसेस डू नॉट चेंज change their or concentration in the air with time। वो तो समय के हिसाब से अपने यहाँ हिस्सेदारी या जो सांद्रण है वो जल्दी से नहीं बदलते। दीज आर द परमानेंट गैसेस। अब ऐसी गैसें जो अपना हिस्सा बदलती रहती हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल गैसेस। तो जो वेरिएबल गैसेस हैं, दे चेंज देयर शेयर प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये जगह जगह पर, स्थान स्थान पर बदलते रहते हैं। अब पता लगा अगर ये गैसेस लंबा समय लेती है, लॉन्ग टाइम इन द चेंज, और दे कैन द शॉर्ट टाइम स्मॉल टाइम। अगर शॉर्ट टाइम है तब हम इसे वेदर चेंज कहते हैं, और अगर ये लॉन्ग टाइम है तो इट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। तो पृथ्वी पर वेदर चेंज हो या क्लाइमेट चेंज हो, इसमें परिवर्तन है तो दीज आर द वेरिएबल गैसेस व्हिच कैन कॉज द क्लाइमेट चेंज एंड वेदर चेंज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इन्हें आप लोगों ने खूब सुना होगा, जिस नाम से ये जाने जाती हैं गैसेस, इन सब के नाम आप लोगों को अच्छे से पता है। दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इन्हें हम हरित गृह गैसें कहते हैं, यही हैं। तो जिनके भी फार्मूले में दो से ज्यादा एटम हैं, देखो वो सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब आप कभी ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलेंगे। मान लो किसी ने कह दिया नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, ये सब आप लोगों ने इसको देख लिया। इस पर हम एक आपको यहाँ क्वेश्चन देते हैं। वन इज ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑल द अबव। बताइए विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस? जवाब आना चाहिए। इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। यस सी, बिल्कुल ठीक आंसर इज। कैसे कर लिया इस आंसर को? क्योंकि यहाँ दो एटम है, ये दो एटम है, दो एक एटम वाली कभी ग्रीन हाउस गैस नहीं होते। ग्रीन हाउस गैस में दो से ज्यादा एटम ही होते हैं, तीन हो, चार हो, पांच हो, चाहे जितने। स्पष्ट हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान रखने। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड रेयरेस्ट टू रेयर गैस है। नेचुरली इट इज एब्सेंट, बट मैन हैज इंड्यूस्ड इट्स हाई कंसंट्रेशन विद द टाइम। लेकिन मानव ने इस गैस की कंसंट्रेशन को समय के साथ बढ़ाया है। तो यहाँ लिख सकते हैं, कभी आगे काम आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? बचपन से साइंस में इस नाम से पढ़ा होगा। इज नेचुरली एब्सेंट, नेचुरली एब्सेंट और नेग्लिजिबल इन द एयर, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज are increasing its concentration। किंतु मानव जनित गतिविधियां इसके सांद्रण में वृद्धि कर रही। और भी कुछ गैसें इंसान ने वायुमंडल में भेज दी जो पहले नहीं थी। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मैन इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ एयर। ये भी नहीं था, ये भी ग्रीन हाउस गैस है।
तो ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट काफी लंबी हो गई। दो चीजें हमने यहां और बढ़ा दी जो मानव की गतिविधियों से वायुमंडल में पहुंचे, जो कि पहले नहीं थे। कौन कौन? इनमें ना तो नाइट्रस ऑक्साइड मेंशन है और ना ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ह्यूमन एक्टिविटीज से वायुमंडल में दोनों ऐड हुए। अब आपको ये लिस्ट याद रहेगी और इससे अब आप लोगों का प्री का क्वेश्चन नहीं गड़बड़ा। ओके, और भी यहां से कुछ चीजें प्रीलिम्स में बन जाती हैं। चलते हैं थोड़ा आगे। कहा जाता है लेवल ऑफ CO2। CO2 का जो स्तर है शुरू से इतना नहीं है, कभी CO2 का स्तर कम हो जाता है तो कभी ज्यादा हो जाता है। तो लेवल ऑफ CO2 में चेंज विद द टाइम। लेवल ऑफ CO2 चेंज विद द टाइम। समय समय पर CO2 का जो सांद्रण है वो बदलता रहता है। चेंज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2 इंडिकेट्स द चेंज इन द क्लाइमेट। अगर CO2 के स्तर में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग, और अगर CO2 के कंसंट्रेशन में कमी आती है तो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर घटते हैं। अभी समझाएंगे इसको। तो अब जितना हम लोग, हाँ मिस्टर सोनू गौर करें, जितना हम लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो फॉसिल किसके बने होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फॉसिल फ्यूल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज, खासकर लेदर, पेपर इंडस्ट्रीज, दे आल्सो रिलीज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन वेरी लार्ज अमाउंट। हमारे जो रासायनिक उद्योग हैं, वो कागज का उद्योग है, जहां भी रंगाई, पुताई, वार्निश ये सब होती है, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलकर के N2O बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सभी मानव की गतिविधियां हैं। तो हम लोगों ने ये कहा अपने इस मुद्दे पर आ जाए, लेवल ऑफ CO2। तो लेवल ऑफ CO2 में चेंज विद द टाइम, CO2 का लेवल समय के साथ बदल सकता है। चेंज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेट्स द चेंज इन क्लाइमेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में परिवर्तन होता है तो इसे हम जलवायु परिवर्तन की सूचना मानते हैं। इट इज द इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो राइज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो जाए तो इसे हम वैश्विक ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कैसे होती है आपको अभी समझाते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने यहां पर लिखाया है कि फॉल इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी आ जाए, इट सपोर्ट्स द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल को तेजी से ठंडा होने में मदद करेगा, व्हिच ब्रिंग्स द डिक्लाइन इन ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि वैश्विक तापमान में कमी ले आएगा। इसमें रिजल्ट इन द आइस एज, और अगर तापमान गिरता चला गया तो हिमयुग भी आ सकता है। तो अगर हम CO2 के लेवल को कम करते चले जाएं तो हिमयुग में पहुंच जाएंगे, और अगर CO2 के लेवल को बढ़ाते चले जाएं तो जैसा देख रहे हैं इस समय हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ नेचुरल क्लाइमेट चेंज। अक्सर CO2 के लेवल में एक बड़ा परिवर्तन आता है 10,000 वर्षों में प्राकृतिक रूप से। द ड्यूरेशन ऑफ नेचुरल क्लाइमेट चेंज अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स। लगभग 10,000 वर्षों में ये परिवर्तन आता है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज का अपना नेचुरल साइकिल कितने वर्षों का है, तो इट इज ऑफ द 10,000 ईयर्स। जलवायु परिवर्तन का जो प्राकृतिक चक्र है वो 10,000 वर्षों का है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किया, और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ने हमें एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक बेस भी दे दिया ग्लोबल वार्मिंग का। अभी और इसके आगे समझ में आएगा। हमने कहा कि मान लो सन है, ये समझना है, यह है सूर्य। आप लोग हमें बता सकते हैं कि सन सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? गैस कर लीजिए, जितना बताना हो बता सकते हैं। व्हाट वुड बी द एप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस? सूर्य की सतह का एक औसत तापमान कितना होगा? तो सन सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है स्लाइटली मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस। इतना याद है? ओके, नाउ कम टू द अर्थ सरफेस। अब आप अर्थ सरफेस पर आ जाए। ये अर्थ सरफेस है, इसका टेम्परेचर कितना होगा? एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो कहीं पोल पर तो काफी ज्यादा है, 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इक्वेटर पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, पोल पर माइनस में। तो कितना बताओगे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर? तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, 15। क्या आप लोगों को अपने साइंस का कोई एक चैप्टर याद आ रहा है? स्टीफन लॉ। एक लाख तक जाता है, 10,000 से शुरू होकर के। हमने 10,000 ही मान लिया। चलो, स्टीफन लॉ बताइए। स्टीफन लॉ आपने साइंस में पढ़ा होगा। कहता है कि सन का सरफेस है या पृथ्वी का सरफेस है या हमारे कहीं भी धरती पर कहीं भी कोई भी चीज है, उससे जो एनर्जी बाहर आ रही है, जो रेडिएशन बाहर आ रहा है, वो उसके केल्विन टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनेट में होता है। ये स्टीफन लॉ है। तो जितना ज्यादा गर्म सरफेस होगा, वार्म सरफेस रिलीज द एनर्जी ऑफ इज द हाई एनर्जी, ये कहना चाहिए।
बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करते हैं, कोल्ड और नॉर्मल सरफेस। रिलीज लो एनर्जी। ये तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर सन के कंपेरिजन में बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी से जो रेडिएशन एनर्जी निकलती है वो काफी कम है और सूर्य से काफी ज्यादा है। फिर आप लोगों ने एक रूल और पढ़ा होगा, एनर्जी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो जिस रेडिएशन का एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा। तो यहां हमें दो साइंस के रूल याद करने पड़े, कई चीजें यहां समझ में आ गई। सूर्य से कैसी एनर्जी आती है? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी को ही हम लोग शॉर्ट वेव कहते हैं। और पृथ्वी से जो भी गर्मी है मिलती तो सूर्य से ही है, लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर कम है इसीलिए लो एनर्जी है, और लो एनर्जी को ही लॉन्ग वेव कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य से जो भी एनर्जी आ रही है इसे हम लोग क्या नाम देंगे? क्या वेवलेंथ बहुत कम होगा तो ये पतली पतली सुइयों के रूप में आता होगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वेव। इसे हम लघु तरंग कहते हैं। और जो पृथ्वी से वापस जाता है स्पेस की ओर, ये वेव्स काफी मोटे होते हैं तो इन्हें हम बोलेंगे लॉन्ग वेव। यस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। और सही समझा। तो लॉन्ग वेव का एक एग्जांपल हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कह देंगे। इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब हम थोड़ी एक और स्क्रीन खोल लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं और अच्छा लगेगा, आपको सब समझ में आएगा। तो हमने क्या कहा कि ये रहा अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की ओर, अर्थ सरफेस पर हमने कहा यहाँ कॉन्टिनेंट है, ये ओशंस है। ये कॉन्टिनेंट्स हो गए। अपर क्रस्ट याद आ गया। ठीक है, चैप्टर्स जब भी पढ़े जरूरत पड़े तो उसे तुरंत रिकॉल कर लिया करें, तो फिर एग्जाम के लिए बहुत प्रेशर हम लोगों पर नहीं रह जाते और हम लोग रोज एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ हम लोगों ने पानी भर लिया, चलो ये ओशंस हो गए, ये अर्थ सरफेस बन गई। अर्थ सरफेस से वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, तो सूर्य से आने वाली जो हाई एनर्जी वेव्स है वो मान लो यहाँ गिरी, ये आ रही है, इन्हें हम लोग शॉर्ट वेव कहते हैं। सूर्य से जो भी एनर्जी आ रही है दीज आर द शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव ने इनको गर्म कर दिया और गर्म करने से हमने कहा मान लो टेम्परेचर पहुंचा दिया 20 डिग्री सेल्सियस, 20-30 जैसा भी एरिया है। अब इस 20 या 30 डिग्री सेल्सियस के कारण अब यहां से वेव जनरेट होंगी। तो ये जो वेव जनरेट होगी ये रिलेटिवली बहुत मोटी है, इन्हीं को हम लोग लॉन्ग वेव कहेंगे। अब हम लोग बात करें किसकी? मॉलिक्यूल्स की, ऑफ एयर की। तो हमने कहा था कि एयर में बहुत तरह के गैसियस मॉलिक्यूल्स है, छोटे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोनोएटॉमिक गैसेस, ये छोटे हैं। अगर बड़े भी हैं मान लो, तो हमने कहा कोई बड़ा मॉलिक्यूल है एयर का, तो ये इतनी शार्प होती हैं कि इन बड़े मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट वेव्स भेद कर निकल जाती है। ये डायटोमिक या ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस है। और जो नहीं दिख रहे हैं वो मोनोएटॉमिक है। तो इस तरीके से हमने गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखा। लेकिन अगर यही लॉन्ग वेव गई तो और इससे टकरा गई ये लॉन्ग वेव, तो टकरा के वापस आ जाएगी, तो जो स्पेस की ओर ये जो जा रहा था, यहां से गया टकराया वापस आ गया, बगल से निकल गया, तो इसे तो हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लेकिन जब ये टकरा के नीचे आ जाए तो इसका नाम बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड काउंटर रेडिएशन। इससे टकराया काउंटर रेडिएशन, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज। बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो दे आर आइदर द ट्राइएटॉमिक, इनमें 3-3 एटम होते हैं, और दे मे बी द पॉलीएटॉमिक, इन्हीं को तो हम लोगों ने अभी किस नाम से पढ़ा है? ग्रीन हाउस गैसेस। So terrestrial radiation strike with the greenhouse gases means the large size molecule of the air and come back to the earth's surface. Now it is called the counter radiation, and counter radiation deny the cooling of the earth's surface. Counter radiation denies the cooling of earth's surface.
If the CO2 and other gases are few, so the lesser level or concentration of CO2 facilitates the cooling of Earth's surface easily. And if the level of CO2 is high, obviously this cooling becomes slow, and its impact is called greenhouse effect, and result is called global warming. तो एयर कंपोजिशन से हम लोगों ने अपने सिविल सर्विस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसको जोड़ लिया, और जब तक कि ये हम लिंक नहीं करेंगे तब तक हम आईएएस पीसीएस की कोई तैयारी नहीं कर रहे, तब तक हम केवल एनसीईआरटी पढ़कर रह जाएंगे, बाद में आके एनसीईआरटी पटक देंगे, कहेंगे इससे कुछ नहीं आया, जबकि आया सब कुछ एनसीईआरटी से ही है। जितनी यहाँ हमने बातें की हैं, ऑल आर गिवन इनटू एनसीईआरटी बुक्स, फ्यू कांसेप्ट्स आर गिवन इन द साइंस, मोस्ट ऑफ देम आर गिवन इन द ज्योग्राफी बुक। ऐसे कुछ कांसेप्ट जो थे वो एक आध हमने साइंस का लगा लिया बेसिक्स, बाकी सब कुछ ज्योग्राफी के बुक से, और सारी चीजें केवल एनसीईआरटी से ली है। बस एनसीईआरटी में जो बिटवीन द टू लाइंस है, दो लाइनों के जो बीच है, जो हमें दिखता नहीं है, बस उसी को हम टीचर्स उजागर कर देते हैं। आता तो पूरा पेपर आईएएस और पीसीएस का एनसीईआरटी से ही ढूंढते रहते हैं बेमतलब में, और हमको दिखता नहीं। जैसे दो लाइनें हमने क्या लिख रखी हैं, और पूछे इन दो लाइनों के बीच में क्या है, कहेंगे कुछ नहीं। तो इफ वी कैन कनेक्ट द टू लाइंस टुगेदर एंड डिसाइफर द मीनिंग, देन वी आर एबल टू रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज, आइदर इट इज द यूपीपीसीएस और द बीपीएससी और एनी स्टेट सर्विस ऑफ द यूनियन सर्विस। इन सब में और छोटी छोटी बेसिक बातें हमारी स्टेट सर्विसेज में पूछ लेते हैं। तो यहाँ हमने आपको जितनी चीजें बताई थी उन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। जरा देखें क्या हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर, क्या वायुमंडल का कंपोजिशन शुरू से ऐसा है? नहीं, वायुमंडल के कंपोजिशन बदलते रहते हैं। चेंजेस इनटू एयर कॉन्स्टिट्यूएंट और इन द एयर इज कॉल्ड द चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर के जो संगठक हैं, जैसे गैसें दुनिया भर की, अगर उनकी हिस्सेदारी बदलती है तो इसे हम वायु संगठन में परिवर्तन कहते हैं। और वायु संगठन में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए धरती पर ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के बाद आइस एज और आइस एज के बाद ग्लोबल वार्मिंग, ये चलता रहता है कितने वर्षों पर? 10,000 वर्षों पर। तो जो काम नेचर 10,000 वर्षों में करती है, अब आप लोग इंसान की कुव्वत यानी उसकी औकात का अनुमान लगाइए। इंसान वो काम कुछ ही वर्षों में 30 से लेकर के 100 वर्षों के अंदर कर सकता है। दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। जितना कार्बन धरती ने सोख करके अपने अंदर समाहित कर लिया था गोंडवाना एज में, बड़ी मात्रा में भारत की भूमि ने फॉसिल्स को अपने अंदर समा लिया। फॉसिल्स मतलब कार्बन। इंसान ने जब कोयले की खदानें भारत में खोदी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड में कोल माइनिंग शुरू की, आज स्थिति यह है कि दुनिया भर में कोयला इतना ज्यादा जलाया गया तो जो कार्बन कभी चट्टानों के अंदर पैबस्त था, उसमें कैद था, इंसान ने निकाल करके उसे फूंक दिया, जला दिया, और वो कार्बन वायुमंडल में पहुंचा दिया। ऐसे ही पेट्रोल को ढूंढा, पेट्रोल भी तो पुराने जीवन का फॉसिल्स है जो कि दब गया था, इंसान ने निकाला, आग लगाई और गाड़ियों से चलना शुरू किया। यह है साहब इंसान। इंसान की ताकत को आप कम मत समझिए। जो काम नेचर 10,000 वर्षों में लगभग कर पाती है, इंसान उसे न्यूनतम 30 वर्षों में कर सकता है। तो इस समय इंसान के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज को नापने का समय है वो मिनिमम 30 ईयर्स। इसलिए प्री में ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब नेचुरल पूछा जाए तो 10,000, और जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जाए जो इंसान ने जनरेट की है तो 30 ईयर्स। ये हमारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के रहते हैं, और ये क्वेश्चन इतने कॉमन है, हर जगह तैयारी करने वाले बच्चों को सबको पता होता है, जिसने 1-2 साल तैयारी कर ली। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में स्टेट सर्विसेज पर आते रहते हैं, इन्हीं के अगल बगल यूपीएससी भी आता रहता है। तो हम लोगों को कंटेंट पूरा सीधा पढ़ना चाहिए। एक से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जरा नजर डालें। चेंजेस इनटू एयर कॉन्स्टिट्यूएंट और इन द एयर इज कॉल्ड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने देखा है कि एयर में हमें 2 तरीके के एयर कॉन्स्टिट्यूएंट मिले गैसेस के, लाइट यानी हल्के, जैसे मोनोएटॉमिक गैसेस, आर्गन वगैरह, नियॉन, क्रिप्टन। डायएटॉमिक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इनका जो प्रतिशत है गैसेस डू नॉट चेंज जनरली, ये जल्दी से नहीं बदलता, जिसे हम लोग परमानेंट गैसेस कहते हैं। दे आर कॉल्ड द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए वायुमंडल की स्थायी संगठक कहा जाता है। बट द हैवी गैसेस जैसे ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस चेंज ड्यू टू देयर एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसे कार्बन भूगर्भ में भी जा सकता है फॉसिल्स के रूप में, जीव जंतु दब सकते हैं, तो ये और बाहर दबी हुई चीजें गैस के रूप में रिलीज होकर फिर आ सकती हैं। वोल्केनो फूट सकते हैं, वोल्केनो बड़ी तादाद में ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं। प्लेट मार्जिन पर भी बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस बाहर आती रहती है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ और वायुमंडल के बीच इन बड़ी और भारी गैसों का आपसी विनिमय होता रहता है। तो भारी गैसों का एक्सचेंज होता रहता है बिटवीन इंटीरियर ऑफ अर्थ। आप देखें इन द बिगिनिंग, आरंभ में, जिसे हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहते हैं, आदिम वायुमंडल कहते हैं, उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में जो गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बड़ी मात्रा में था। तो अर्थ कितनी गर्म रहती हो। मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर, ठंडा जल नहीं था, लिक्विड नहीं था, गैसियस फॉर्म में वाटर था। और अमोनिया, नाइट्रोजन नहीं था, अमोनिया था। और जब अमोनिया टूटा तब बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिलीज हुए। आज नाइट्रोजन सबसे बड़ा संगठक है वायु का, जबकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में यही नाइट्रोजन नहीं था और नाइट्रोजन के बजाय अमोनिया थी। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 2NH3 अमोनिया में चेंज इनटू N2+3H2, प्राइमरी में पढ़ाया जाता, रटाया जाता, ताकि बेटा आगे जब नेचर और क्लाइमेट पढ़ना तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये था। फिर देखा होगा आपने, ये है वाटर वेपर है, H2O है, एंड H2O में ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसमें ब्रेक हो सकता है। यानी कि कौन नहीं था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये थे, अमोनिया था,
वाटर वेपर था, लेकिन कौन नहीं था? फ्री नाइट्रोजन नहीं थी, फ्री हाइड्रोजन नहीं, फ्री ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं थे। अब समझ में आ रहा है? तो प्री का क्वेश्चन बनता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस एब्सेंट थी? तो सबने रट रखा है, आने दो ऑक्सीजन लगा देंगे, ऑक्सीजन नहीं थी। एग्जामिनर होशियारी कर देगा, और बीपीएससी में तो बहुत होशियारी दिखाते हैं। क्या पूछेंगे? देखो जरा, लिख लो। ऑफ द फॉलोइंग गैस और गैसेस was over absent in the primitive atmosphere आदिम वायुमंडल में कौन सी गैसें नहीं थी? सबने रट रखा है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, डी अमोनिया, डी वाटर वेपर, ई मोर देन वन। बताइए, आदिम वायुमंडल में कौन सी गैसें नहीं थी? हाँ, सोनू ने बहुत जल्दी जवाब दिया, और सही जवाब दिया। ई, ये भी नहीं थी, ना ये थी। अगर हाइड्रोजन लिख देते तो वो भी नहीं थी। समझ में आ गया? इस तरह के हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए हम लोग अपने स्लाइड पर आए, इससे पीछे वाले पर। ये स्लाइड आपको काम आ जाएगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अमोनिया, वाटर वेपर, CO2, मीथेन, और ये है प्रेजेंट में। वर्तमान वायुमंडल है। हो गया? अब ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं थोड़ा और आगे। तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है, बता दिया। तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं, अन्य गैसें भी एब्सेंट थी। चेंजेस स्टार्ट टू अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वायुमंडल में परिवर्तन कब शुरू हुए? जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई। तो व्हेन डिड ऑक्सीजन इवॉल्व फर्स्ट? ऑक्सीजन सबसे पहले कब आई? ड्यू टू बायोजियोकेमिकल चेंजेस एट द अर्थ। जब पृथ्वी पर जैव भौगोलिक रासायनिक परिवर्तन हुए तब ये आया। क्योंकि पृथ्वी पर जो बहुत सारी गैसेस थी, उनके मिलने से स्टैनली मिलर कहते हैं कि एक बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ बना होगा। इस तरह के ये आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब बने होंगे, और इनसे परिवर्तन शुरू हुआ। जैसे आज भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यही अगर सागर से ब्लू ग्रीन ऑक्सीजन ना रिलीज करते तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फीयर तक ना पहुंच पाती, और ना ओजोन बनती। तो चेंजेस स्टार्ट टू अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कब? ये पूछ लिया जाता है, कब इवोल्यूशन हुआ होगा? अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व। धरती पर 3800 मिलियन साल पहले। कुछ लोग 3800 मिलियन साल को क्या कहेंगे? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि 1000 मिलियन में 1 बिलियन होता है। तो 3800 मिलियन को जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3.8 रह जाएगा। अब ये लाइफ शुरू हुई के बाद क्या लिखा है? हाउएवर अराउंड 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स, 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स के बीच में पहले तो ऐसी लाइफ आई थी जिसमें जीवन ही, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। एनारोबिक लाइफ आई थी, इवॉल्व। बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व, यानी बिगिनिंग ऑफ एरोबिक लाइफ। यहां से शुरू हुआ ऑक्सीजन आधारित जीवन। यहां जो शुरू हुआ था वो एनारोबिक लाइफ, बिना ऑक्सीजन वाला जीवन, ये जो बना रखा है ऊपर, एनारोबिक लाइफ शुरू हुई थी। विद दिस, इसी के साथ ऑक्सीजन इवॉल्व फर्स्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन फ्री स्टेट, यानी ऑक्सीजन का अस्तित्व धरती पर लगभग 2500 से 3000 मिलियन वर्ष से है फ्री स्टेट में। वाटर वेपर के फॉर्म में तो शुरू से। फ्री स्टेट मतलब O2, नॉट H2O। H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बंधी हुई। तो उस समय क्या था? लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक जीवन अभी सागर में ही था। ब्लू ग्रीन एल्गी उस जीवन के क्या है? प्रतिनिधि है। यही सागरों से ही ओशंस बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज भी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं वाटर बॉडीज में, और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ अब बड़े हो गए दोनों, हर चीज को यहाँ रखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपनी समझ से इतने बड़े हो गए हैं कि जिला तहसील या देश चला सकते हैं, और जिला तहसील या देश चलाने के लिए समझ की जरूरत होती है, कोई बाहुबल की जरूरत नहीं होती कि हम बिल्कुल हाथी जैसे होंगे तो 10-20 लोगों को उठा के पटक देंगे और सब डरने लगेंगे। तो दिन चले गए। डेमोक्रेसी समझ काम आती है।
oceans begin to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. क्लियर हुआ? ये चीजें हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। जितना स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से दूर दूर तक जिन जिन टॉपिक का संबंध था वो भी हमने लाके वहां जोड़ दिए, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए।